नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्रोफाउंड और ब्रिलियंट पोयम को स्टडी करने वाले हैं, जर्नी ऑफ द मेचाई। अगर आप इस टेक्स्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक गाइड करूंगा। किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को समझने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके ऑथर और उसके बैकग्राउंड के कंटेक्स्ट को समझना। तो चलिए सबसे पहले हमारे इस वीडियो के सेक्शन में ऑथर की लाइफ और इस टेक्स्ट के ओरिजिन को समझते हैं। किसी भी पोयम की सोल उसके पोएट के एक्सपीरियंसेस में छिपी हुई होती है। इस मास्टरपीस के राइटर हैं टी.एस. इलियट। इनका पूरा नाम था थॉमस स्टर्न्स इलियट और इनका जन्म सितंबर 1888 में यूएसए में हुआ था। बाद में ये यूएसए छोड़कर इंग्लैंड में सेटल हो गए थे, जहां 1965 में इनकी डेथ हुई। टी.एस. इलियट को इंग्लैंड में मॉडर्निस्ट मूवमेंट का लीडर माना जाता था। ये एक बहुत ही वर्सेटाइल राइटर थे, यानी वो सिर्फ एक पोएट नहीं बल्कि एक प्ले राइट, एसेइस्ट और लिटरेरी क्रिटिक भी थे। लिटरेचर में उनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट और नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दोनों से नवाजा गया था। टी.एस. इलियट ने वर्सिफिकेशन, डिक्शन और स्टाइल में नए एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्होंने 19th सेंचुरी पोएट्री से हटकर एक नया पोएटिक डिक्शन क्रिएट किया, जिसमें कंटेम्प्रेरी स्पीच का यूज होता था, जो ना तो पेडेंटिक था और ना ही वल्गर था। अगर हम इनके पूरे लिटरेरी करियर को ऑब्जर्व करें तो इनके राइटिंग्स को डिस्टिंक्टली दो फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। एक है द अर्ली फेज। ये फेज वर्ल्ड वॉर वन के बाद का टाइम था। इस फेज की पोएम्स में आपको डिस्पेयर, डिटैचमेंट और डिसइल्यूजनमेंट का स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट देखने को मिलेगा। इस टाइम पर टी.एस. इलियट ने अपनी जनरेशन और 20th सेंचुरी के वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मालाइज और इलनेस को डायग्नोज किया था। द लेटर फेज, ये दूसरा फेज तब शुरू हुआ जब टी.एस. इलियट ने एंग्लो कैथोलिसिज्म को अपना लिया था। इस कन्वर्जन के बाद लिखी गई इनकी सभी पोएम्स में एक प्रोनाउंस थियोलॉजिकल बेंट, यानी कि डीप रिलीजियस इंक्लिनेशन हमको दिखाई देता है। इन अर्ली पोएम्स के डिस्पेयर से निकलकर उन्होंने गॉड्स ग्रेस के थ्रू रिडेम्पशन की अफर्मेशन को एक्सप्रेस किया है। अब जब हमने टी.एस. इलियट के लाइफ ग्राफ को समझ लिया है, तो आइए शिफ्ट को कनेक्ट करते हैं हमारी आज की पोयम से। ये पोयम उन्होंने साल 1927 में लिखी थी। दोस्तों 1927 टी.एस. इलियट की लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। इसी साल उन्हें अपनी ब्रिटिश सिटीजनशिप मिली थी और सबसे बड़ी बात, इसी साल उन्होंने एंग्लो कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट किया था, जिस रिलीजन के लिए वो फिर लाइफ लॉन्ग कमिटेड रहे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद चर्च में वर्शिप करना उनके रूटीन का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट बन गया था। यही वो डीप स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस था जिसने डायरेक्टली जर्नी ऑफ द मेजाई की कॉम्पोजिशन को इंस्पायर किया। इस पोयम का फाउंडेशन डायरेक्टली क्रिश्चियनिटी की होली बुक बाइबल से लिया गया है। जीसस क्राइस्ट की अर्ली लाइफ की स्टोरीज चार अलग अलग बुक्स में हमको देखने को मिलती है, जिन्हें हम गॉस्पेल्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है गुड न्यूज। ये गॉस्पेल्स हैं मैथ्यू, जॉन, मार्क और ल्यूक। हमारी ये पोयम स्पेसिफिकली गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू पर बेस्ड है। पोयम के टाइटल में जो वर्ड मेजाई है, वो मैगस वर्ड का प्लूरल फॉर्म है। ये मेजाई ईस्टर्न वर्ल्ड के तीन वाइस किंग्स थे। स्क्रिप्चरली ये पोयम एक लिटरल और स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में है। ये डिस्क्राइब करती है तीन वाइस किंग्स के उस एडरस जर्नी को जो उन्होंने दिसंबर के ठंडे और हार्ड विंटर में की थी। इनकी मंजिल थी बेथेलम, ताकि ये वहां पहुंचकर जीसस क्राइस्ट के बर्थ को अपनी आंखों से विटनेस कर सकें। पर यह जर्नी सिर्फ एक फिजिकल सफर नहीं था। थियोलॉजिकली जीसस क्राइस्ट का बर्थ एक आम बर्थ नहीं था, ये एक नए वर्ल्ड के डॉन का हेराल्ड करता है। साथ ही ये जर्नी बर्थ और डेथ के कॉन्सेप्ट को एक नया मीनिंग देती है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का आना पुराने पेगन वर्ल्ड ऑर्डर की डेथ का प्रतीक है, का सिंबल था, और नए क्रिश्चियन एरा के बर्थ का भी सिंबल था। यही डीप ट्रांसफॉर्मेटिव बैकग्राउंड इस पोयम का स्टार्टिंग पॉइंट है। एक ठंडी फिजिकल जर्नी किस तरह एक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है, यही हम आगे इस टेक्स्ट में लाइन बाय लाइन एक्सप्लोर करेंगे। तो जब हमने अपना कंटेक्स्ट सेट कर लिया है, तो फटाफट से इस पोयम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लोर करते हैं। ये पोयम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक सिंगल स्पीकर है जो अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहा है, और हम यानी कि ऑडियंस साइलेंट लिसनर्स हैं। यहाँ स्पीकर एक मैगस है, यानी उन तीन वाइस किंग्स में से एक जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को देखने गए थे। आइए इस पोयम के स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करते हैं। ये पोयम तीन स्टैंजास में डिवाइडेड है।
हर स्टैंजा अलग इमोशन और जर्नी के फेस को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट स्टैंजा उनके फिजिकल जर्नी की हार्डशिप्स, उनके माइंड्स में चल रहे डाउट्स के बारे में है। टीएस इलियट ने इन ओपनिंग लाइंस को डायरेक्टली एंग्लिकन बिशप लैंसलॉट एंड्रयूस के 1622 के sermon यानी उनके प्रवचन से लिया है। A cold coming we had of it. Thus the worst time of the year for a journey, and such a long journey. The ways deep and the weather sharp. The very dead of winter. स्पीकर अपनी स्टोरी नरेट करना शुरू करता है और बताता है कि उनका सफर कितना ठंडा और मुश्किल है। ये दिसंबर का महीना है जब फ्रीजिंग कोल्ड होती है, और ये किसी भी लंबे सफर पर निकलने का सबसे वर्स्ट टाइम है। रास्ते डीप स्नो से भरे थे, हवाएं शार्प थीं, और ये डेड ऑफ विंटर था, यानी सर्दी का सबसे एक्सट्रीम टाइम। आप उस टाइम को इमेजिन कीजिए जब आप दिसंबर में अपने एग्जाम्स लिखने जाते हैं। अभी तो आप एक्सट्रीम गर्मी फेस कर रहे हैं, बट दिसंबर में आप एक्सट्रीम ठंड फेस करते हैं। और इस टाइम पर तो यार मेट्रो भी नहीं बनी थी, ट्रेन्स भी नहीं बनी थी। ये लोग ऊंट के ऊपर यानी कैमल्स के ऊपर बैठकर ऐसे बेयर विंटर में जा रहे थे। एंड द कैमल्स गैड sore footed, refractory, lying down in the melting snow. इन फिजिकल हार्डशिप्स का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं था, बल्कि एनिमल्स पर भी पड़ रहा था। उनके कैमल्स यानी कि उनके ऊंट थक चुके थे, उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, और वो रिफ्रैक्टरी यानी जिद्दी हो गए थे और आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे। वो आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे और पिघलती हुई बर्फ पर थक कर बैठ गए थे। There were times we regretted the summer palaces on slopes, the terraces, and the silken girls bringing sherbet. इस एग्जॉस्टिंग जर्नी के बीच ऐसे कई मोमेंट्स आए जब उन तीन मिजाई को अपने घर की याद आने लगी। उन्हें रिग्रेट होने लगा कि वो अपने लग्जूरियस समर पैलेसेस और आरामदायक टेरेसेस छोड़कर क्यों आए। उन्होंने अपने महल की लग्जरी और शरबत लाने वाली सिल्किन गर्ल्स की याद आती है। यहाँ शरबत सेंसेस और पैगन प्लेजर का सिंबल है, जो उनकी पुरानी आराम की जिंदगी को दर्शाता है। Then the camel man cursing and grumbling and running away and wanting their liquor and women. उनकी प्रॉब्लम्स यहीं खत्म नहीं होती। उनके जो सर्वेंट्स थे, यानी कि उनके कैमल ड्राइवर्स थे, वो इस हार्श वेदर से परेशान होकर उनको गालियां दे रहे थे और शिकायतें कर रहे थे। वो अपने कंफर्ट्स, लिकर और वुमेन की चाह में उनको बीच रास्ते में छोड़कर भाग रहे थे। And the night fires going out, and the lack of shelters, and the city is hostile, and the towns unfriendly, and the villages dirty and charging high prices. A hard time we had of it. रात के वक्त आग बुझ जाती थी, और इस इनक्लेमेंट वेदर यानी खराब मौसम से बचने के लिए उनके पास शेल्टर नहीं था। जिन सिटीज से वो गुजरे वहां के लोग हॉस्टाइल यानी दुश्मन जैसे थे, टाउन्स अनफ्रेंडली थे, और गांव बहुत ही डर्टी थे जो छोटी छोटी चीजों के लिए हाई प्राइजेस चार्ज करते थे। ओवरऑल उनका टाइम बहुत ही ज्यादा हार्ड और चैलेंजिंग था। एट द एंड वी प्रेफर्ड टू ट्रेवल ऑल नाइट, स्लीपिंग इन स्नैचेस with the voices singing in our ears saying that this was all folly. इन सब एक्सपेंसिव और हॉस्टल एकोमोडेशन से बचने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो पूरी रात ट्रैवल करेंगे, और रास्ते में जब मौका मिलेगा थोड़ा सा सो लेंगे, स्लीपिंग इन स्नैचेस। लेकिन इस एक्सट्रीम थकावट और परेशानी में उनके माइंड में वॉइसेस इको करने लगी थी। उन्हें लगने लगा कि ये पूरी जर्नी एक फॉली है, यानी एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। उनका इंटरनल डाउट अब अपने पीक पर था। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट होता है, और अचानक से सेकंड स्टैंजा में पोयम का टोन और सीनरी पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाती है। विंटर से स्प्रिंग और डार्कनेस से लाइट की तरफ एक ट्रांजिशन होता है। देन एट डॉन वी केम डाउन टू अ टेम्परेट वैली, वेट बिलो द स्नो लाइन, स्मेलिंग ऑफ वेजिटेशन। और फिर डॉन यानी सुबह के वक्त वो अचानक से एक टेम्परेट वैली, एक सुहावनी घाटी में पहुंचे। ये जगह स्नो लाइन से नीचे थी, वेट थी, और यहाँ हरियाली थी यानी वेजिटेशन की महक थी। ये सडन चेंज एक नई लाइफ और होप यानी फर्टिलिटी एंड बर्थ का सिंबल है। विद अ रनिंग स्ट्रीम एंड अ वाटर मिल बीटिंग द डार्कनेस एंड थ्री ट्रीज ऑन द लो स्काई एंड एन ओल्ड व्हाइट हॉर्स गैलोप्ड अवे इन द मीडो। इन तीन लाइंस में टीएस इलियट ने डीप क्रिश्चियन सिंबलिज्म का यूज किया है। रनिंग स्ट्रीम एंड वाटर मिल। स्ट्रीम यहाँ जीसस को लिविंग वाटर की तरह सिंबलाइज करती है, और वाटर मिलकर डार्कनेस को बीट करना जीसस के लाइट ऑफ द वर्ल्ड होने का इल्यूजन है। थ्री ट्रीज, हॉराइजन पर दिखने वाले तीन पेड़ गोलगोथा में होने वाले क्रूसिफिक्शन की प्रोफेसी है।
जहां जीसस क्राइस्ट के साथ दो और चोरों यानी थीव्स को सूली पर चढ़ाया गया था। व्हाइट हॉर्स, ये पुराने व्हाइट हॉर्स का मेडो में दौड़ना किसी ऐसे का प्रतीक है जो जीसस के आने की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। देन वी केम टू अ ट्रैवन विद वाइन लीव्स ओवर द लिंटेल, six hands at an open door, dicing for the pieces of silver, and feet kicking the empty wineskins. आगे चलकर वो एक ट्रेवन पहुंचे यानी शराब खाने पहुंचे, जिसके दरवाजे पर वाइन लीव्स लगी हुई थी। वाइन लीव्स जीसस के ट्रू वाइन होने का सिंबल है। वहां ओपन डोर पर बैठे लोग पीसेस ऑफ सिल्वर के लिए डाइसिंग यानी जुआ खेल रहे थे। ये लाइन क्लियरली जुदास द्वारा जीसस को 30 पीसेस ऑफ सिल्वर के लिए धोखा देने यानी बिट्रेयल और रोमन सोल्जर के जीसस के कपड़ों के लिए जुआ खेलने का रेफरेंस है। नीचे एम्प्टी वाइन स्किन्स पड़ी हैं जिन्हें पैरों से किक किया जा रहा है। ये जीसस की न्यू वाइन पैरेबल का एल्यूजन है, जिसका मतलब है कि नए रिलीजन यानी क्रिश्चियनिटी को पुराने रीति रिवाजों में नहीं रखा जा सकता। ओल्ड डिस्पेंसेशन खत्म हो रहा है अब। But there was no information, and so we continued and arrived at evening, not a moment too soon. Finding the place, it was, you may say, satisfactory. इन सारे लोगों से उन्हें कोई यूजेबल इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इसलिए वो आगे बढ़ते रहे। आखिरकार इवनिंग को वो अपने डेस्टिनेशन यानी बेथलेम पहुंच गए। वो बिल्कुल सही वक्त पर वहां पहुंचे थे। मैगस उस एक्सपीरियंस को एक बहुत ही अंडरस्टेटेड वे में सेटिस्फैक्टरी कहता है, जबकि असल में वो उनकी लाइफ का सबसे ग्लोरियस इवेंट था। अब आते हैं हमारे फाइनल स्टैंजा की तरफ। मैगस अपनी जर्नी के काफी सालों बाद रिट्रोस्पेक्ट कर रहा है, मतलब इस पोएम को दोबारा सोच रहा है। ये स्टैंजा प्री क्रिश्चियन एरा की डेथ और नई फेथ के बर्थ के बारे में है। ऑल दिस वाज लॉन्ग टाइम अगो, आई रिमेंबर, एंड आई वुड डू इट अगेन, बट सेट डाउन दिस वर वी लेड ऑल दैट वे फॉर। स्पीकर याद करता है कि ये सब बहुत लंबा वक्त पहले ओल्ड टेस्टामेंट के टाइम की बात है। वो कहता है कि अगर आज उसे दोबारा ये जर्नी करनी पड़े तो वो खुशी खुशी करेगा। लेकिन वो हमारी अटेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ड्रॉ करना चाहता है। सेट डाउन दिस, बर्थ और डेथ, देयर वॉज अ बर्थ सर्टेनली, वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट, आई हैड सीन बर्थ एंड डेथ but had thought they were different. This birth was hard and bitter agony for us, like death or death. मैगस पूछता है कि क्या हम इतनी दूर किसी बर्थ के लिए आए थे या किसी डेथ के लिए आए थे। यहाँ टी.एस. इलियट ने बी और डी को कैपिटल लेटर्स में लिखा था क्योंकि ये आम जन्म या फिर मरण नहीं था। मैगस कहता है कि हाँ, हमने जीसस का बर्थ देखा और उसका एविडेंस हमारे पास है, लेकिन इस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ने उनके बेसिक कॉन्सेप्ट हिला दिए। उन्हें लगता था कि बर्थ और डेथ दोनों अलग चीजें होती हैं, पर ये बर्थ यानी कि जीसस का आना उनके यानी कि मेजाई के पुराने पेगन रिलीजन और बिलीव्स की डेथ थी। इसलिए बर्थ उनके लिए एक हार्ड एंड बिटर एग्नी, एक दर्दनाक तड़प के बराबर था, बिल्कुल उनकी खुद की डेथ की तरह, क्योंकि इसने उनके पुराने वे ऑफ लाइफ को हमेशा के लिए मार दिया। वे रिटर्न टू आवर पैलेसेस, these kingdoms, but no longer at ease here in the old dispensation. With an alien people clutching their gods, I should be glad of another death. आखिरी लाइंस में मैगस बताता है कि जब वो वापस अपने किंगडम्स यानी राज्यों में आए तो उन्हें अपना घर अब अजीब सा लगने लगा। वो अब इस ओल्ड डिस्पेंसेशन पुरानी पेगन दुनिया में एट ईज यानी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने ही लोग एलियन लगने लगे थे जो अपने झूठे और पुराने गॉड्स को पकड़े बैठे थे। आखिर में मैगस कहता है आई शुड बी ग्लैड ऑफ अनदर डेथ। वो इस पूरी दुनिया के पूरी तरीके से खत्म होने यानी डेथ का या फिर खुद की अपनी फिजिकल डेथ का इंतजार कर रहा है, ताकि वो इस ड्युअलिटी से आजाद हो सके और नए क्रिश्चियन ऑर्डर में पूरी तरीके से स्पिरिचुअली रीबॉर्न हो सके। और दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये बेहतरीन सी पोयम खत्म हो जाती है। अब जब हमने इस पोयम के लाइन बाय लाइन एनालिसिस को देख लिया है तो वक्त है इसके डीपर थीम्स और सिंबल्स को समझने का। चलिए फटाफट से इसके कुछ डीपर थीम्स को डिकोड करते हैं। इस पोयम की सबसे बड़ी खासियत है इसका पैराडॉक्सिकल नेचर। टी.एस. इलियट ने बर्थ और डेथ के कॉन्सेप्ट को साथ में बाइंड किया है। द एपिफेनी, पोयम का सेंट्रल थीम एपिफेनी है, जिसका ग्रीक में मतलब होता है अपीयरेंस या फिर मैनिफेस्टेशन। ये जीसस क्राइस्ट का दुनिया के सामने आना है। दूसरा है बर्थ वर्सेस डेथ पैराडॉक्स। जीसस का जन्म एक नई दुनिया यानी क्रिश्चियनिटी का बर्थ है, लेकिन साथ ही ये पुराने पेगन दुनिया और उनके मैजिकल पावर्स की डेथ भी है। इसलिए बर्थ और डेथ यहाँ अलग अलग नहीं
बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू है। स्पिरिचुअल जर्नी, पूरी पोयम एक फिजिकल जर्नी से शुरू होकर एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन पर खत्म होती है। मैगस समझ जाता है कि लाइफ का मतलब सिर्फ एग्जिस्ट करना नहीं, बल्कि बर्थ और डेथ के साइकिल को समझना है। टीएस इलियट सिंबल्स का यूज करते हैं इस पोयम के अंदर, ताकि वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को कंक्रीट बना सके। आइए कुछ मेन सिंबल्स को डिकोड करते हैं। द जर्नी, ये सिर्फ बेथलम तक का रास्ता नहीं, बल्कि ह्यूमन स्पिरिट की हिस्ट्री का एक सफर है। शरबत, ये सेंसस प्लेजर और पेगन हेडोनिज्म का सिंबल है, जिसे मेजाई ने पीछे छोड़ दिया है। द रनिंग स्ट्रीम एंड वाटर मिल, स्ट्रीम जीसस के लिविंग वाटर होने का सिंबल है, और वाटर मिल का डार्कनेस को बीट करना जीसस को लाइट ऑफ द वर्ल्ड दिखाता है। थ्री ट्रीज, ये क्रूसिफिक्शन का इल्यूजन है, जहां जीसस के साथ दो और चोरों को सूली पर चढ़ाया गया था। डाइसिंग एंड वाइन स्किन, डाइसिंग जुडास के बिट्रेयल और सोल्जर्स द्वारा जीसस के क्लोथ के लिए जुआ खेलने को रिप्रेजेंट करता है। एम्प्टी वाइनस्किन पुराने पेगन डिस्पेंसेशन के खत्म होने और नए क्रिश्चियन एरा के आने का संकेत है। द व्हाइट हॉर्स, ये जीसस के आने की अनाउंसमेंट करने वाले मैसेंजर का सिंबल है। तो दोस्तों, इस जर्नी के एंड पर हम क्या समझते हैं? जर्नी ऑफ द मेजाई एक ऐसी पोयम है जो हमें दिखाती है कि कैसे एक बड़ा स्पिरिचुअल चेंज किसी भी इंसान की लाइफ को हमेशा के लिए बदल देता है। ये पोयम डिस्पेयर से होप की तरफ एक बदलाव है। टीएस इलियट ने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया है कि कैसे पुराना सिस्टम खत्म हो रहा है, उसकी डेथ हो चुकी है और नया शुरू हो रहा है, उसका बर्थ हो चुका है। ये पोयम सिर्फ एक क्रिश्चियन नैरेटिव नहीं है, बल्कि ह्यूमन स्पिरिट का एक एटर्नल स्ट्रगल है, जहां हम सभी एक जर्नी पर हैं, जो बर्थ और डेथ के बीच का एक कांस्टेंट ट्रांजिशन है। उम्मीद है आपको इस डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ये पोयम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।